चलिए फिर शुरू करते हैं वास्तुकला का नेक्स्ट लेक्चर। देखो आज हमने जो पिछला वीडियो कर लिया है, पिछले वीडियो में एंशिएंट काल में जो भी वास्तुकला से संबंधित प्रश्न हमारे पूछे गए हैं उन प्रश्नों पर हमने डिस्कशन कर लिया था। आज का जो वीडियो है उसके आगे हम करेंगे, जैसे मध्यकाल की जो स्थापत्य कला है, मध्यकाल का जो आर्किटेक्चर है, इस पर जो प्रश्न बनाए गए हैं इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर मुगल काल के बारे में इसमें देखेंगे, सल्तनत काल के बारे में देखेंगे और फिर आधुनिक काल की वास्तुकला के बारे में यहां चर्चा कर ली जाएगी। क्लियर है? तो शुरू करें। तो टॉपिक समझ में आ गया होगा कि इस वीडियो में डिस्कशन क्या होने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं मध्यकला की वास्तुकला पर प्रकाश डालिए। इस तरीके से प्रश्न बनाया गया और जब मध्यकाल की वास्तुकला पर कंप्लीटली आपसे कोई एक प्रश्न पूछा जाएगा तो वहां पर आप इंडो इस्लामिक वास्तुकला के बारे में बताओगे और वही इंडो इस्लामिक वास्तुकला के अंतर्गत ही सल्तनत काल की वास्तुकला को देखना है, मुगल काल की वास्तुकला को देखना है। जैसे द्रविड़ काल की वास्तुकला देखी हमने, अब द्रविड़ काल की वास्तुकला के जो भी लक्षण थे, जो भी विशेषताएं थी, वो पल्लव काल से लेकर के आगे चोल काल और विजयनगर काल, वहां जैसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ती जाएगी वो स्थापत्य कला, उसमें उत्कृष्टता आती जाएगी, साथ ही साथ और विकसित होती चली जाएगी। जो इसके बेसिक फीचर होते हैं ना, जो बेसिक फीचर होते हैं वो तो सेम ही रहेंगे, बस जैसे वहां देखा हमने गोपुरम भव्य होता चला गया, जो शिखर है उसकी ऊंचाई बढ़ती चली गई, सेम यही होगा जहां इंडो इस्लामिक जो फीचर रहेंगे आपके स्थापत्य कला के, उस इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला के जो शुरुआती फीचर है वो कहां दिखाई देंगे? सल्तनत काल में। और सल्तनत काल में भी जैसे राजनीतिक इतिहास बदलता जाएगा वैसे ही इसमें विशेषताएं और बेहतर होती चली जाएंगी। फिर जब मुगल काल में आओगे तो जो स्थापत्य की शैली है वो तो सिमिलर रहेगी, लेकिन कुछ नए आयाम जुड़ेंगे, नए तत्व जुड़ेंगे, तो अपने आप में मुगल कालीन स्थापत्य कला कहलाएगी। क्लियर? और फिर इसी के समानांतर में कुछ प्रांतीय काल की वास्तुकला का विकास होगा, यानी कुछ प्रांतीय शासक भी होंगे जो स्थापत्य कला की शैली का विकास करेंगे, वहां कुछ डिफरेंट आपको दिखाई देगा इस वास्तुकला से। तो वो फीचर हम देख लेंगे, कौन कौन से फीचर हैं जो मेजर फीचर्स होते हैं जिसके कारण यह प्रांतीय वास्तुकला को विशेष स्थान दिया गया है कला और साहित्य में। क्लियर? तो समझ में आ गया, इस टॉपिक की एक आउटलाइन बन गई होगी। अब इस पर समझते हैं कि भाई सबसे पहले जैसे इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला की विशेषताओं के बारे में यदि आपसे आता है तो क्या क्या पॉइंट्स आपके दिमाग में रहने चाहिए। जैसे इंडो इस्लामिक यहां समझ में आ रहा है, इंडो मतलब है इंडियन यानी कि भारतीय और इस्लामिक मतलब है इस्लामिक कल्चर। तो देखो यहां पर भारतीय जो वास्तुकला है और जो इस्लामिक वास्तुकला है इसका जो मिक्सचर है, यानी कि इसके अवयव दोनों के मिश्रित होकर के जो नई स्थापत्य कला बनी वही आपकी कहलाई इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला। तो जो यहाँ विशेषताएं दिखाई देंगी, तो विशेषताएं कौन सी हैं? देखो सबसे पहले यहाँ पर मेहराब आएगा और गुम्मद आएगा। जैसे इस्लामिक तत्व इसमें शामिल हो जाएंगे तो भारतीय जो स्थापत्य कला थी उसमें कुछ नए तत्व जुड़ेंगे, नई विशेषताएं ऐड होंगी, तो उसी में आपका मेहराब। मेहराब क्या होता है? देखो आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, जो इमारतें बनती थी इस्लामिक समय में तो ये मेहराब आकृति भी बनाई जाती थी, तो ये मेहराब आएगा। और गुम्मद आप जानते हो, गुम्मद की संरचना भी दिखाई देती है, जितनी मस्जिद वगैरह आप देखते हो वहां पर आपको ये गुम्मद दिख जाती है। तो प्रमुखता से इसका प्रयोग किया जाएगा इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला में। साथ ही यहाँ चारों ओर मीनार दिखाई देती है। जैसे एग्जाम्पल ही ले लो आप, ताजमहल का एग्जांपल ले लो। अब ताजमहल जो बिल्डिंग बनी हुई है उसके चारों ओर आपको मीनार दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती है? तो ये इंडो इस्लामिक जो स्थापत्य कला है इसकी एक प्रमुख विशेषता है। फिर देखो गारे का प्रयोग होने लगा। अब यहां समझ लो गारे का प्रयोग क्यों किया जाता था? मजबूती प्रदान करने के लिए, कोई भी इमारत है जोड़ने के लिए गारे का प्रयोग होता था। अब इसके पहले क्या होता था? इसके पहले पत्थर आदि के माध्यम से ही देखो जोड़ा जाता था। फिर जैसे ही इंडो इस्लामिक स्थापत्य यहां पर ऐड हो जाएगा तो वहां पर आपको गारे का प्रयोग किया जाने लगेगा। फिर यहाँ जो चित्र हैं वो मानव और पशु की जगह किसके? ज्यामिति या फूल पत्तियों के चित्र बनाए जाने लगेंगे। देखो जब शुरुआती दौर होगा, जब इंडो इस्लामिक का बिल्कुल शुरुआती दौर रहेगा, तो वहां पर आपको किसी धर्म विशेष जैसे इस्लाम धर्म से संबंधित कुछ आपको कलाकृतियां दिखाई देंगी। एग्जाम्पल के तौर पर जब कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में आप देखोगे तो वहां पर कुरान की आयतें भी दिखाई देती हैं। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा यह स्थापत्य काल, तो आपको यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष जो आर्ट है, धर्मनिरपेक्ष आर्ट दिखाई देगी। और उस धर्मनिरपेक्ष आर्ट में ही देखो आपको ज्यामिति या फूल पत्तियों का प्रयोग इनकी इमारतों पर आपको दिखाई देगा स्पष्ट रूप से, यह इसकी प्रमुख विशेषता रही। फिर जाली का भी जटिल काम होता था। जालियां आप देखोगे, जब भी एक कोई भी टॉम वगैरह अगर आप जाते हो तो वहां पर जालियों का बहुत ही जटिल काम वहां आपको दीवालों पर जरूर दिखाई देगा। तो ये इसकी प्रमुख विशेषताएं आपको दिखाई देती हैं। साथ ही यहाँ चारबाग शैली दिखाई दी है। देखो जैसे ही इंडो इस्लामिक का अंतिम समय आता है, जैसे लोदी और सैयद का पीरियड आएगा आप देखोगे, तो वहां पर चारबाग शैली का विकास शुरू हो गया था। चारबाग क्या होता है यहीं पर समझ लो। जैसे एक प्रॉपर ब्यौरा एक तैयार किया जाता है और उस ब्यौरे में बाग को 4 भागों में काटा जाता है, तो इसलिए देखो 4 भाग ये कहलाता है। साथ ही मध्य में एक रास्ता दे दिया जाता है, ठीक है, मध्य में एक रास्ता रहता है, यह एक बाग है, यह बाग है, और विशेष तरीके की यहाँ पर
फूल वगैरह लगाए जाते हैं, ठीक है, इस बाग में। तो ये बाग जो है आपकी, यही जो शैली कहलाती है, किसी भी मकबरे के बाहर ये जो चार बाग बनाया जाता है, चार बाग शैली में जो ये बगीचा आपको दिखाई देगा, यही चार बाग शैली कहलाती है, पर्शियन शैली पर आधारित होती है ये, क्लियर है। तो ये धीरे धीरे करके आपके इंडो इस्लामिक स्थापत्य में जुड़ जाएगी। आगे मुगल काल में या बहुत बेहतरीन तरीके से आगे इसका प्रयोग किया जाएगा। जैसे ताजमहल के बाहर भी आप देखोगे, वहां पर चार बाग शैली में आगे सामने आपको बगीचा दिखाई देगा। हुमायूं टॉम देखोगे, उसके सामने आपको चार बाग शैली में ही बाहर बगीचा दिखाई देता है। तो यही चार बाग शैली का भी प्रयोग किया जाता था। समझ में आ गया। इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला की पूछेगा कोई विशेषताएं, तो ये प्रमुख विशेषताएं थी, इन विशेषताओं को ही लिखना है। साथ ही जहां पर फिगर आप बना सकते हो वो फिगर जरूर बनाने हैं। अब यहां जैसे दिया हुआ शहतीरी शैली और मेहराबदार शैली, समझो यहां पर शहतीरी शैली जो है भारतीय शैली थी और मेहराबदार शैली थी वो इस्लामिक शैली थी, ठीक है। शहतीरी शैली जो थी वो भारतीय शैली को बोला जाता था और जो मेहराबदार शैली थी ये जो इस्लामिक जो स्थापत्य कला थी इसे बोला जाता था। मेहराबों का प्रयोग होता था चूंकि इसमें। अब यही दोनों का जो मिश्रण है वही कहलाती है इंडो इस्लामिक शैली। अब इंडो इस्लामिक शैली पर आएगा जब लिखने के लिए, तो ये फिगर भी तो बना सकते हो। और शहतीरी शैली की विशेषताएं क्या थी, जैसे लिंटर वगैरह आज भी देखो आप पढ़ते हैं छतों पर ना, लेकिन यहाँ लिंटर की जगह क्या होता था, मेहराबों का प्रयोग, गुम्बदों का प्रयोग होता था। वहीं इनके जो शिखर होते थे वो शंकुआकार होते थे, लेकिन यहाँ पर शिखर कैसे हैं, गुम्बदनुमा, यानी कि अर्धवृत्ताकार आपको शिखर दिखाई देंगे मेहराबदार शैली में। मीनारों का प्रयोग देखो अपने यहाँ पर, जो पहले स्थापत्य होता था, कोई भी निर्माण होता था किसी भी भवन महल का, तो वहां मीनार वगैरह नहीं बनते थे। लेकिन जैसे ही इस्लामिक कल्चर जुड़ेगा, इस्लामिक शैली जुड़ेगी, यानी कि मेहराबदार शैली जुड़ेगी, तो इंडो इस्लामिक आएगी, तो यहाँ चारों कोनों पर आपको मीनार दिखाई देगी इस तरीके से, ठीक है। और फिर यहाँ पत्थर का प्रयोग होता था, इसकी जगह पर यहाँ गारे का प्रयोग होने लगा। अब यही मिले जुले जो आपको तत्व दिखाई देंगे जिस आर्किटेक्चर में, वही आपकी इंडो इस्लामिक कल्चर कहलाएगी। समझ में आ गया होगा सहतीरी शैली क्या है, मेहराबदार शैली क्या है, इन दोनों के मिलो जुले ही तत्व जहां दिखाई दे वही इंडो इस्लामिक शैली है। अब सल्तनत काल की विशेषताओं पर आते हैं। सल्तनत काल की विशेषताएं वही होंगी जो इंडो इस्लामिक स्थापत्य की विशेषताएं होंगी, कुछ अलग नहीं होगी, लेकिन इनके राजनीतिक इतिहास के साथ जोड़ करके देखते हैं कैसे यह विकसित हुई है। जैसे सल्तनत काल की विशेषताएं लिखोगे तो एक एक करके एक एक वंश को उठाना है, उस वंश की प्रमुख जो विशेषताएं लिखते हुए अपने आंसर को कंप्लीट कर देना है। सबसे पहले आपको गुलाम वंश या मामलुक वंश दिखाई देगा, तो इस वंश में जो शैली विकसित हुई वह मामलुक शैली कहलाई। अब जो शुरुआती मामलुक शैली होगी, बिल्कुल कॉमन सेंस पर जाकर देखना, ठीक है, समझना एकदम। बिल्कुल शुरुआती दौर में जो भी आएंगे शासक, तो वो शासक वर्ग क्या करेंगे, वो शासक वर्ग अपने धर्म की जो विचार है, धार्मिक जो विचार है उसे स्थापित करना चाहेंगे। अब उसे स्थापित करने के संदर्भ में ही बोला जाता है कि यह पुनर्प्रतिरूपण की शैली थी। पुनर्प्रतिरूपण का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर जितनी भी इमारतें या कोई भी स्ट्रक्चर जो बनाया जाएगा वो पहले से मौजूद जो हिंदू धर्म का स्ट्रक्चर है उसको तोड़कर बनाया जाएगा। बोले बिल्कुल बनाया जाएगा। तो इसी संदर्भ में हमें 2.5 दिन का झोपड़ा दिखता है विग्रह राज का संस्कृत विद्यालय होता है, सभी को पता है कि यह तोड़ करके क्या बनाया गया, यहीं पर 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया गया। 2.5 दिन का इसलिए 2.5 दिन का इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर 2.5 दिन का मेला लगता था, तो इसीलिए 2.5 दिन का झोपड़ा जो बनवाया जाएगा ये इस काल में या इस शैली के अंतर्गत बनाया जाएगा। और आपको कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिखाई देगी यहाँ पर बनी हुई, ठीक है। दिल्ली में जो आपकी कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई गई है वो इसी शैली के अंतर्गत बनाई गई है। प्रमुख उदाहरण है, इन प्रमुख उदाहरणों को इनकी विशेषताओं से जोड़कर देखना है। पुनर्प्रतिरूपण क्यों बोला जाता है, इसी कारण से बोला जाता है। हिंदू जो संरचना थी इसका ही पुनर्प्रतिरूपण है, यानी कि हिंदू संरचनाओं को ही बेसिकली खंडित करके यहाँ पर नई संरचनाएं बनाई गई, ठीक। अब यहाँ जो प्रयोग हुआ है, प्रमुख रूप से प्रयुक्त होने वाली धातु कौन सी थी, तो यहाँ लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया। ये अंतर भी आप विशेष तौर पर स्थापित कर सकते हो। जैसे मामलुक शैली से आगे बढ़ोगे खिलजी वंश में तो खिलजी शैली, फिर तुगलक शैली, तो आगे जब खिलजी शैली आएगी तो यहाँ पर आपका जो लाल बलुआ पत्थर प्रयोग किया जाएगा। शुरुआती दौर में आपका लाल बलुआ पत्थर है, फिर खिलजी जो शैली आएगी यहाँ पर भी लाल बलुआ पत्थर रहेगा। आगे जब तुगलक शैली आएगी यहाँ धूसर बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, समझे। तो प्रयुक्त जो सामग्री है इसके आधार पर भी अंतर स्पष्ट आप देख सकते हो। तो बोले ठीक है, मामलुक शैली एकदम शुरुआती दौर की शैली थी, शुरुआती इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला है। अब इस दौरान आपको जो संरचना है वो पुनर्प्रतिरूपण दिखाई देगा हिंदू संरचना का। फिर आपको जो प्रयुक्त सामग्री है वो लाल बलुआ पत्थर रहेगी। साथ ही यहाँ पर एक विशिष्ट संरचना दिखाई देगी, अष्टकोणी चबूतरा। अब बोले ये अष्टकोणी चबूतरा कहां पर दिखाई देगा, कहां दिखाई देगा, समझो। इल्तुतमिश का जो पुत्र था नसरुद्दीन शाह, तो इल्तुतमिश का नसरुद्दीन शाह पुत्र की मृत्यु पर मकबरा बनवाया जाता। मकबरा समझते हो, जैसे किसी की डेथ होती है उसको दफन किया गया और उसके ऊपर जो बिल्डिंग बनवा दी जाती है, ठीक है, जो उसके ऊपर बिल्डिंग बनवा दी जाती है वही मकबरा कहलाता है। बोले जो इल्तुतमिश का पुत्र था उसकी मृत्यु होती नसरुद्दीन महमूद की, तो जो मकबरा बनवाया गया वो सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहलाता है। अब ये सुल्तानगढ़ी का जो मकबरा होता है इसके बाहर जो चबूतरा बना हुआ है वो अष्टकोणी चबूतरा है। ये अभी हम देख रहे हैं मामलुक शैली के अंतर्गत। अब मामलुक शैली मतलब गुलाम वंश के अंतर्गत इल्तुतमिश के द्वारा जो सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनाया गया, यहाँ अष्टकोणी चबूतरा दिखाई देता है। क्या है अष्टकोणी, यानी कि 8 भुजाएं होती हैं। अष्टकोणी जानते हो ना, ये देखो 8 कोण हो या ये 8 गिनो, 1 2
3 4 5 6 7 8। ठीक, अब देखो समझो यहाँ पर, तो अष्टकोणी जो चबूतरा है आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कहां पर, जब आप सुल्तानगढ़ी का मकबरा देखोगे। आपको गूगल करना है और गूगल के बाद सर्च करना है, देखना है कि भाई हाँ है कि नहीं है, ऐसा बिल्कुल है। ठीक, 8 भुजाओं वाला या 8 कोणों वाला जो चबूतरा है वही आपका अष्टकोणी चबूतरा कहलाता है। तो ये हो गई मामलुक शैली की प्रमुख विशेषताएं या गुलाम वंश की। फिर आगे बढ़ेंगे, खिलजी वंश पर आएंगे। तो खिलजी वंश की जो शैली है वह सज्जुक शैली भी कहलाती है। बेसिकली यहाँ सामग्री जो प्रयुक्त की जाती थी वह लाल बलुआ पत्थर थी। वहीं मेहराबदार शैली या गारे का प्रयोग यहाँ अच्छे खासे रूप में होने लगा था, यानी कि मेहराबों का प्रयोग, खूब मेहराब का निर्माण होगा, खूब बहुत ज्यादा स्थापत्य में ये मेहराब आपको बताना है, और गारे का प्रयोग बहुत ज्यादा होगा। और इसमें पहली बार कोई अगर गुम्मद का प्रयोग बनाया गया है किसी संरचना में तो वो कौन सी थी, अलाई दरवाजा था। ठीक है, आपको बताना है कि जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलाई दरवाजा बनाया जाता है, कहां पर बना है अलाई दरवाजा पता है? जो ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है ना, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, तो यहीं पर इल्तुतमिश के द्वारा कुतुब मीनार बनाई जाती है। ठीक है, और मस्जिद यहां पर बनी हुई है, और यही मस्जिद में अंदर जाने के लिए जो दरवाजा है ना वही अलाई दरवाजा कहलाता है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और इसी अलाई दरवाजे के ऊपर ही गुम्मद का निर्माण कराया गया। तो अगर पूछा जाए इंडो इस्लामिक में पहली बार वास्तविक गुम्मद कहां पर बना है, तो पहली बार जो वास्तविक गुम्मद बना हुआ है वो इस अलाई दरवाजे में बनाया गया है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया खिलजी शैली के बारे में। खिलजी से आगे बढ़ोगे तुगलक वंश आता है। तो तुगलक शैली वही अपनी बट्टार शैली भी कहलाती है। यहाँ जो प्रयुक्त सामग्री है ये धूसर बलुआ है। ठीक है, धूसर बलुआ पत्थर का प्रयोग करते हुए जहां स्थापत्य पूरा दिखाई देगा। साथ ही साथ इस काल में आपको या इस शैली के अंतर्गत अलंकरण की जगह पर मजबूती पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, और इस मजबूती के चलते ही आपको समझ में आएगा गयासुद्दीन का मकबरा। उदाहरण भी होना चाहिए आपके पास। तो गयासुद्दीन का मकबरा जब आप देखोगे, इस टॉम में अलंकरण नहीं बहुत ज्यादा मिलेगा, लेकिन बहुत ही मजबूती दिखाई देगी यहाँ पर इस मकबरे के निर्माण में। साथ ही एक बात और देखनी है कि यही तुगलक वंश के अंतर्गत ही फिरोज शाह तुगलक हुए। अब फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दीवान ए इमरतिया जो है आपका, यह एक विभाग बनाया गया जो स्पेसिफिकली जो है वास्तुकला आर्किटेक्चर से संबंधित ही डिपार्टमेंट था, और इसी से संबंधित सारी गतिविधियों को देखता था। ठीक है, समझे, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो ये जानकारी भी होनी चाहिए। साथ ही इसका प्रयोग प्रीलिम्स में भी कर सकते हो कि दीवान ए इमरतिया, साथ ही इसको यहाँ मेंस में भी यूज करना है भाई। जब आप सल्तनत कालीन जो वास्तुकला है इसकी विशेषताएं लिख रहे हो, तो 3 प्रमुख देखी हमने, मामलुक वंश की देख ली, फिर हमने खिलजी वंश की देखी, फिर तुगलक वंश की देखी। अब लास्ट में आते हैं सैयद और लोदी शैली देख लेते हैं। तो सैयद और लोदी शैली के बारे में जब देखोगे तो यहाँ दोहरे गुम्मद की शैली का, यानी कि जो गुम्मदों में भी दोहरे गुम्मद का प्रयोग होना शुरू हो गया था सैयद लोदी में, और धीरे धीरे देखो और उत्कृष्ट ही होती चली जाएगी। जितनी स्थापत्य कला है, जितना ही राजनीतिक इतिहास आगे बढ़ाते चले जाओगे, उतना ही यहाँ उत्कृष्टता देखने को मिलेगी। क्लियर बात है। दूसरी चीज यहाँ पर एक चीज और पॉइंट जैसे लिखा हुआ है, बादशाही जो इमारतें हैं वो अष्टभुजी थी, और अमीरों की जो इमारतें हैं, जो वजीर हुआ करते थे राजाओं के, इनकी इमारतें चतुर्भुजी थी। समझो यहाँ पर देखो, अष्टभुजी मतलब 8 भुजाएं हुआ करती थी। और इसका एग्जाम्पल क्या है, सिकंदर लोदी का। जैसे जो बादशाह होते थे, ठीक, जो उस समय लोदी वंश के बादशाह या सैयद वंश के बादशाह, तो लोदी का हम एग्जाम्पल लेते हैं सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी का जो मकबरा देखोगे ये अष्टभुजी आपको दिखाई देगा। ठीक, अब गूगल करना ये आपकी जिम्मेदारी है, गूगल करके तुरंत देखो, समझाए दे रहे हैं यहाँ पर। और जो अमीर होते थे, जैसे इन सरदारों के या इन बादशाहों के जो अमीर हुआ करते थे, इन अमीरों के द्वारा भी स्थापत्य कराना शुरू हो गया, स्थापत्य निर्माण शुरू हो गया था। कारण क्या था? कारण देखो, शुरुआती दौर में जितना केंद्रीकरण आपको राजनीतिक इतिहास में दिखता है, उतना ही केंद्रीकरण धीरे धीरे करके कमजोर होगा। तो विकेंद्रीकरण प्रणाली शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाओगे, जो शासन व्यवस्था है डिसेंट्रलाइज होनी शुरू हो जाएगी, और जितना ही डिसेंट्रलाइज होगी वैसे ही अमीर जो है वो थोड़ा मजबूत होने शुरू हो जाएंगे। और जब अमीर मजबूत होंगे तो स्थापत्य का निर्माण भी कराएंगे भाई, है ना, अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए। तो बोले जो बादशाही इमारतें थी वो तो अष्टभुजी होती थी, वहीं जो इनके अमीरों के द्वारा कोई अगर निर्माण कराया जाता था तो वो चतुर्भुजी होती थी। और इसका एग्जाम्पल है बढ़िया मोट की मस्जिद। जब मोट की मस्जिद आप देखोगे तो यह आपकी चतुर्भुजी इमारत है। क्लियर, समझ में आ गया। फिर आगे धीरे धीरे करके यहाँ पर संगमरमर का प्रयोग भी शुरू हो गया था। छज्जे का अभाव यहाँ भी दिखाई देगा, जो छज्जे वगैरह दिखाई देते हैं यहाँ पर छज्जे नहीं होते थे। और जो 4 बाग पैटर्न बताया ना, यहीं से देखो 4 बाग पैटर्न शुरू हो जाता है। और 4 बाग पैटर्न आपको पता है, बीच से एक रास्ता निकला होगा और चारों कोनों पर क्या भी है, 4 भागों में एक बाग को डिवाइड कर दिया जाएगा। ये पर्शियन फारसी कला है, और फारसी देखो जो स्थापत्य है वहां पर ये 4 बाग शैली दिखाई देती है। और ये 4 बाग शैली का जो भारत की स्थापत्य में सैयद लोदी शैली से शुरू हो गया था। आगे मुगल काल में बहुत बढ़ चढ़कर और बहुत बेहतरीन तरीके से प्रयोग किया जाएगा इसका। ठीक,
अब ये हो गई इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला की विशेषता। कुछ भी ऐसा कठिन लगा नहीं लगा होगा ना, इजीली समझ में आया होगा, क्योंकि एक क्रोनोलॉजी में चीजों को समझते चलो और एक कॉमन सेंस भी साथ में रखो कि भाई किस तरीके से विकसित होंगी आगे धीरे धीरे करके राजाओं महाराजाओं के अंतर्गत कैसे इस शैली का विकास होगा, ये वास्तुकला का कैसे विकास होगा। फिर प्रांतीय शासक की विशेषताएं। अब देखो प्रांतीय जो शासक हुए, प्रांतीय शासकों में कुछ प्रमुख शासकों की विशेषताएं देख लो और उनके कुछ फीचर की फीचर देख लो कि ये की फीचर थे, इस आधार पर ही यह क्षेत्र विशेष की शैली जो है जानी जाती है। ठीक, जैसे जौनपुर क्षेत्र की बात की जाएगी, जौनपुर पता है कहां पर है, मैप पर एटलीस्ट इनकी लोकेशन कम से कम बनाने का स्कोप रहेगा। तो जौनपुर आपने बताया उत्तर प्रदेश के पूर्व में जौनपुर का क्षेत्र है, यही जौनपुर शैली का विकास होता है। फिर आपका दक्कन का क्षेत्र जो आता है, यहाँ बीजापुर शैली का विकास होगा, और मालवा का क्षेत्र जो है यहाँ पर मालवा शैली का विकास होगा, वहीं बंगाल के क्षेत्र में बंगाल शैली का विकास होगा। ये प्रमुख प्रांतीय जो शैलियां हैं, प्रांतीय वास्तुकला की जो शैलियां हैं, ये विकसित हुई, मैप पर हमें समझ में आया। अब इनकी कुछ स्पेसिफिक जो विशेषताएं रहेंगी उनको समझ लेंगे, उसके आधार पर यदि लिखने को आएगा तो एक एक की विशेषताएं हम बता करके अपना आंसर कंप्लीट कर देंगे। जैसे विशेषताओं के तौर पर यह पता होना चाहिए, जौनपुर शैली पहले क्षेत्र के बारे में बताएंगे, फिर यहाँ शर्की सुल्तान थे, पता है ना, शर्की वंश की स्थापना हुई थी यहाँ पर, तो शर्की सुल्तानों के द्वारा ही जिस शैली का प्रयोग किया गया वहां के स्थापत्य के लिए वही आपकी जौनपुर शैली कहलाई। और इसकी एक स्पेसिफिक ये विशेषता थी जो अलग और जगह के स्थापत्य से यहाँ की संरचनाओं को, यहाँ के स्थापत्य को अलग करती है, वह थी कि यहाँ मीनारें नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, यहाँ की जितने भी स्थापत्य, आप मस्जिद कोई भी देख लोगे तो वहां मीनारों का अभाव दिखेगा, यहाँ मीनार नहीं है। आपको गूगल करना है, अटाला मस्जिद देखनी है, अटाला मस्जिद में आपको क्लियरली दिखाई देगा कि यहाँ पर कोई मीनार नहीं है। साथ ही यहाँ चित्रित और मोटे अक्षरों का प्रयोग भी किया गया है। ठीक है, तो यहाँ अटाला मस्जिद आपको एग्जाम्पल में पता चल गया, कोई एक एग्जाम्पल एक दो कम से कम आने चाहिए जब भी आप जौनपुर शैली के बारे में लिखोगे। यहाँ ये जानकारी मिली कि मीनारों का इस स्थापत्य में अभाव दिखाई देता है स्पष्ट तरीके से। फिर जब बीजापुर शैली के बारे में लिखोगे तो बीजापुर शैली के बारे में पता चला कि भाई ये दक्कनी शैली है, दक्कन के क्षेत्रों में चूंकि यह विकसित हुई थी तो यह दक्कनी शैली भी कहलाती है। और इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं थी। क्या विशेषताएं थी? इसका जो अग्रभाग है वो 3 मेहराब वाला है। पहली चीज पता चली कि इसका जो अग्रभाग था वो 3 मेहराब वाला दिखाई देता है। साथ ही यहाँ पर आंगन नहीं है, जो मस्जिद यहां पर बनाई जाएंगी बीजापुर शैली के अंतर्गत, यहां आंगन नहीं रहेगा, आंगन रहित जामा मस्जिद बनाई गई। और एक बात और, यहां छत जो है बिना सहारे के बनाई जाती है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, देखो यहां पर छतें जो बनाई जाती हैं उसके लिए प्रॉपर बीम वगैरह डाली जाती है कि नहीं, लिंटर वगैरह पड़ते हैं, लेकिन यहां पर जो छतें हैं पिलर वगैरह रहते हैं। लेकिन यहां बीजापुर शैली में जो छतें बनी हुई हैं, यहां आपको देखना है, गूगल करना है, गूगल करके गोल गुम्मद जो आदिल शाह का मकबरा है इसको देखना है। तो जो यहाँ की छत है ये बिना सहारे के ही आपको दिखाई देगी, किसी प्रकार का ही यहाँ पर सहारा नहीं दिया गया है इन छतों के निर्माण में, दक्कनी शैली में या बीजापुरी शैली में। साथ ही जो यहाँ प्रमुख इसके उदाहरण कौन कौन हो सकते हैं, एक उदाहरण आपका गोल गुम्मद आदिल शाह का मकबरा है। दूसरा उदाहरण चार मीनार है, सभी जानते होंगे चार मीनार रोड के एकदम चौराहे पे बनी हुई है और चारों ओर जाने का यहाँ पर रास्ता दिया गया है इसके बीच से। ठीक है, चार मीनार, तो चार मीनार की जो स्थापना है या यह स्थापत्य जो है ये बीजापुर शैली से ही संबंधित है। ठीक, पहला हमने जौनपुर समझा, दूसरा बीजापुर समझ लिया, तीसरा हम मालवा शैली के बारे में लिखेंगे। देखो मालवा शैली की जो प्रमुख विशेषता है, एक तो ये यहाँ पर रंगीन पत्थरों का प्रयोग किया गया है जो स्थापत्य है यहाँ का, साथ ही साथ यहाँ यूरोपीय प्रभाव भी दिखाई देगा। इसकी और विशेषता एक यह है कि यहाँ पर्यावरण अनुकूल स्थापत्य दिखाई देता है। उदाहरण क्या है, उदाहरण में जैसे बावली का निर्माण होता था। बावली क्या है भैया, बावली जो जल है उस जल के भंडार के लिए, चूंकि इसकी संरचना आपको देखो इसकी लोकेशन से समझ में आएगा कि यहाँ के जो लोग होंगे, लोगों की मनोवृत्ति क्या होगी, पर्यावरण अनुकूलता की जो मनोवृत्ति होगी। अब उसी के चलते जो इनका स्थापत्य है वह स्थापत्य का निर्माण भी दिखाई देगा आपको, तो उसी में बावली का निर्माण किया जाएगा। बावली का काम क्या होता था, जल भंडारण हेतु, भविष्य में और जल का, चूंकि जल की समस्या रहती थी इस क्षेत्र में, तो जल भंडारण के लिए बावलियां बनाई जाती थी, फिर आगे उसका जल का प्रयोग किया जाता था। वैसे ही यहाँ पर जहाज मंडल दिखाई देगा। ठीक है, कुछ उदाहरण भी इसके होने चाहिए। तो ये मालवा शैली की विशेषताएं हैं। लास्ट है हमारा बंगाल शैली। तो बंगाल शैली की विशेषता प्रमुख रूप से यह है कि देखो यहाँ जो है स्थापत्य के लिए पत्थर का प्रयोग जो है कम किया गया, यानी कि पत्थर आदि के माध्यम से ज्यादा स्थापत्य नहीं है आपको दिखाई देगा, फिर ईंटों का प्रयोग ज्यादा होता दिखाई देगा। तो बंगाल शैली में जो आपको संरचना, जितनी भी स्थापत्य की शैली दिखाई देगी, जो संरचनाएं दिखाई देंगी वो ईंटों से निर्मित ज्यादा होंगी और काले संगमरमर पत्थर का, क्योंकि वहां देखो क्षेत्रीय उपलब्धता के आधार पर ही वहां स्थापत्य में जो प्रमुख सामग्री भी दिखाई देती है, तो उस क्षेत्र विशेष में काला संगमरमर के कारण भी मौजूद है, तो इसीलिए वहां स्थापत्य में काला संगमरमर का प्रयोग किया जाएगा। उदाहरण कौन सा है, उदाहरण आप अदीना मस्जिद का यहां दे सकते हो। तो कुछ एग्जांपल्स भी एक एक दो दो देखो यहां लिख दिए गए हैं ताकि आपको वो खोजने ना पड़े, इजिली आप समझ सको, उसकी विशेषताएं समझ सको, फिर उसका उदाहरण समझ सको। अब प्रांतीय जब आपसे आएगा, प्रांतीय शासकों की विशेषताएं या प्रांतीय शासकों की वास्तुकला की विशेषताएं, तो 4 प्रांतों के बारे में बताया गया। इसके अलावा एडान आप गुजरात के बारे में और लिख सकते हो। एडान
अपनी तरफ से यहाँ कर सकते हो, इतना स्पेस है कि इजिली आप वहां लिखो। और कितना लिखना है, केवल कीवर्ड यहाँ समझ में भी आ गया होगा कि कैसे कीवर्ड्स को शामिल करते हुए आपको अपने नोट्स भी आगे वैल्यू एडिशन कैसे करना है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं भाई, हम सल्तनत काल से निकल चुके हैं, प्रांतीय शासकों के बारे में देख चुके हैं, मुगल स्थापत्य कला पर आते हैं। तो मुगल वास्तुकला में कुछ विशेषताएं पहले देखते हैं। देखो, एक जनरलाइज वे में पहले विशेषताएं हमें पता होनी चाहिए, फिर एक एक करके हम देखेंगे कि शासक वर्ग के अंतर्गत कैसे ये विशेषताएं धारण करते हुए स्थापत्य का निर्माण दिखाई देता है। ठीक, समझे बात को। पहले क्या है, पहले एक जनरल तरीके से, हम सामान्य तरीके से सभी प्रमुख विशेषताएं देखेंगे। जैसे हमने इंडो इस्लामिक की विशेषताएं देखी, वैसे ही सल्तनत काल की प्रमुख विशेषताएं लिखने को आएगा तो आप बता दोगे अब वो। अब वैसे ही जब मुगल काल की विशेषताएं आएगा ना, तो किसी के बारे में पूछेगा तो एटलीस्ट ये जो खाका है ना, ये खाका ये दर्शाता है कि ये विशेषताएं हर जगह दिखाई देंगी। बस इसी में कहीं पर आपको अलंकरण ज्यादा दिखाई देगा, कहीं नए तत्व शामिल हो जाएंगे दो चार, बस उसी के आधार पर थोड़ा अंतर हो जाता है। जैसे यहां पर आपको बताना है कि मुगल वास्तुकला में, पूरी की पूरी मुगल वास्तुकला में राजत्व सिद्धांत दिखाई देता है। अब बोले जब राजत्व सिद्धांत है तो इसलिए जो भवन निर्माण होगा उसमें व्यापकता दिखाई देगी, विशालकाय भवनों का निर्माण दिखाई देगा। फिर शुरुआती दौर में तो ये लाल बलुआ पत्थर का ही प्रयोग करेंगे, यानी कि सैंडस्टोन का, स्टार्टिंग में सैंडस्टोन का ही यूज करते हैं। आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे जैसे स्थापत्य और विकसित होता चला जाएगा तो फिर संगमरमर का प्रयोग होगा। तो शुरुआती आप देख रहे हो हुमायूं टॉम्ब किससे बना हुआ है, लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, लेकिन आगे संगमरमर की ओर जाओगे तो संगमरमर में आपको ताजमहल का निर्माण दिखाई देता है। ठीक, समझे। तो यही आपकी मुगल काल की प्रमुख विशेषता बन जाती है। अब ब्यौरेवार खाके के साथ में देखो, अब समझो, ब्यौरेवार खाके के साथ में किसका, चार भाग पद्धति का प्रयोग किया गया। अब पर्शियन शैली है ये, चार भाग पद्धति पता चल गई। और चार भाग शैली का स्टार्ट कहां से हो गया था, शुरुआत कहां से हो गई थी, शुरुआत तो ये सैयद लोदी शैली से ही हो गई थी, लेकिन अच्छे से प्रयोग अगर किसी वंश के शासकों ने किया है तो मुगल वंश के शासकों ने किया है, इस चार भाग शैली का ब्यौरेवार खाके के साथ में। फिर नई चीज यहां दिखाई दी, पित्रादुरा शैली। क्या होती है पित्रादुरा शैली, ये मुगल काल में दिखाई देगी। देखो, पित्रादुरा शैली का सीधा मतलब होता है, कोई भी इमारत है, जैसे कोई भी महल है, पत्थर है, उन पत्थरों में हीरे जवाहरात अगर जड़ दिए जाएं, तो हीरे जवाहरात जड़ करके उसका अलंकरण जब कर दिया जाए, जैसे एक पत्थर लिया, अब उसमें हीरे जवाहरात जड़ के उसका अलंकरण कर दिया गया, तो यही शैली क्या कहलाती है, पित्रादुरा शैली कहलाती है। मुगल काल में दिखाई देगी। और सब शुरुआत इसकी कहां होगी, अभी देखो, अभी हम पढ़ेंगे भी। इसकी शुरुआत एतमाउद्दौले के मकबरे से सर्वप्रथम दिखाई देगी। ताजमहल में भी देखो इस शैली का प्रयोग किया गया है। ठीक है, किसी भी इमारत में, पत्थर में आप अगर हीरे जवाहरात जड़ के अलंकरण कर देते हो तो वो पित्रादुरा शैली कहलाती है और मुगल काल की प्रमुख विशेषता थी। ठीक, और आकार और डिजाइन में यहाँ विविधता दिखाई देती है, डाइवर्सिटी तो दिखाई ही देती है। तो मुगल काल की ये प्रमुख विशेषताएं हैं और सारी विशेषताएं समझ में आ गई होंगी। एक एक लाइन अगर इसकी समझ में आ रही, इजिली समझ में आ रही, तो लिखने में आपको दिक्कत नहीं है। फिर मुगल काल के अधीन स्थापत्य जैसे देखा जाएगा तो कैसे, आप क्रोनोलॉजी से उठाओ, क्रोनोलॉजी से बोले बाबर से उठाना शुरू किया हमने, औरंगजेब तक देखा कि कैसे स्थापत्य या आर्किटेक्चर का विकास हुआ है। तो जब बाबर आएगा शुरुआती दौर में, आप खुद बताओ, देखो अभी सारे पॉइंट समझ में आएंगे। जब बाबर आएगा शुरुआती दौर में तो बहुत सारी राजनीतिक लड़ाइयां हैं, संघर्षों में उलझा हुआ रहेगा, तो क्या स्थापत्य में बहुत ज्यादा वो ध्यान दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। तो बहुत व्यापक स्तर पर आपको कोई स्थापत्य नहीं दिखाई देगा, कोई भी आपको ऐसा भवन, कोई निर्माण कार्य इसके द्वारा नहीं किया जाएगा, केवल बाबरी मस्जिद ही दिखाई देती है शुरुआती दौर में। वही सेम स्थिति हुमायूं के साथ रही। हुमायूं भी शुरुआती दौर में पहले शेरशाह सूरी के साथ लड़े, हारे, भागते दौड़ते रहे, दोबारा लौट के आए, लौट के आने के बाद दीन पनाह नगर ही बहुत सीमित कार्य यहां पर कर पाए और वहीं पर वो निपट भी गए। ठीक है, तो ना तो बाबर के समय ना हुमायूं के समय यहां मुगल काल में स्थापत्य दिखाई देगा। फिर आगे जब अकबर का काल आता है, अकबर का काल शांति का काल है। ठीक है, महान सम्राट। अब ये जैसे ही शांति व्यवस्था, जब तक राजनीतिक क्षेत्र में शांति व्यवस्था स्थापित नहीं होगी तब तक आप साहित्य या संस्कृति के क्षेत्र में आप अच्छा नहीं कर पाओगे। तो जैसे अकबर का काल आता है, महान सम्राट के रूप में वह उभर कर आता है सामने, केंद्रीकरण आपका स्पष्ट रूप से दिखाई देगा यहाँ पर। फिर यहाँ कंपोजिट कल्चर का विकास होगा और कंपोजिट कल्चर के चलते ही बहुत सारे स्थापत्य के यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जैसे हुमायूं का टॉम देखने को मिलेगा, बुलंद दरवाजा देखने को मिलेगा, फतेहपुर सीकरी का मकबरा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख आपके स्थापत्य निर्माण हैं जो सम्राट अकबर के द्वारा किए गए। और यही चारबाग शैली और दोहरा गुम्मद भी दिखाई देगा हुमायूं के टॉम में। हुमायूं का टॉम अगर नहीं गए हो तो एक बार घूम कर आओ हुमायूं के टॉम में। देखो हुमायूं का टॉम के बारे में क्या बोला जाता है, ये ताजमहल की एक तरीके से समझो, ताजमहल को जो भी आदर्श के रूप में, आदर्श नहीं, ताजमहल के लिए पथ प्रदर्शक का काम किया किसने, हुमायूं टॉम ने। इसी की जैसी संरचना ही आपको ताजमहल में दिखाई देगी। जब आप हुमायूं टॉम देखोगे सेम उसकी प्रतिलिपि ही दिखाई देती है, बस ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है और जो ताजमहल है वो संगमरमर से बना हुआ है। यहां भी देखो चारबाग शैली का प्रयोग किया गया है, दोहरे गुम्मद का।
और वहां पर भी है आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। ठीक है, तो पूरी संरचना जो है हुमायूं टॉम्ब की वह आपकी सीधी सीधी प्रतिलिपि दिखाई देती है आगे ताजमहल में। और ये किसके समय हुआ है? अकबर के समय हुआ है। हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? ये तो चलो प्रीलिम्स वाले नॉलेज होती है, लेकिन चलो ठीक पता होना चाहिए। हुमायूं की ही बीवी थी जो हमीदा बानो बेगम थी, इनके द्वारा ही ये हुमायूं टॉम्ब जो है बनवाया गया था। अब फिर आगे बढ़ते हैं, अकबर के बाद जहांगीर का काल आता है। देखो जहांगीर के काल में पता होगा कि जहांगीर के काल में जो चित्रकला का यह स्वर्ण युग कहलाता है, ठीक पढ़ते हो, तो चित्रकला पर यह ज्यादा बल दिया जहांगीर के समय, जहांगीर ने भी, और वहीं जो वास्तुकला पर है सीमित कार्य किया। लेकिन फिर भी इनकी जो पत्नी हुई नूरजहां, जो इनकी पत्नी थी नूरजहां ने अपने पिता के लिए एतमाउद्दौला का मकबरा बनवाया। शुरू में समझाया था ना पित्रादुरा शैली, तो पित्रादुरा शैली का यदि सर्वप्रथम प्रयोग कहीं पर दिखाई देता है तो वही एतमाउद्दौला के मकबरे में दिखाई देता है। और अकबर का मकबरा भी यहीं पर बनवाया गया जहांगीर के काल में। हालांकि जहांगीर के काल में सीमित ही आपको स्थापत्य कला का विकास दिखाई देगा, या स्थापत्य निर्माण का कार्य भी बहुत सीमित दिखाई देता है। ठीक, जहांगीर में देखा हमने। फिर आगे शाहजहां आते हैं। अब शाहजहां के काल को ही स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्यों भैया स्वर्ण काल कहा जाएगा? ऐसा थोड़ी ना है कि स्वर्ण काल का मतलब है कि यहीं पर क्या विकसित हुआ है, क्या केवल शुरू हुआ? नहीं, शुरू तो हमने पीछे क्रम देखा पूरा, लेकिन यहां आते आते पित्रादुरा जो शैली थी इसका चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया। साथ ही जो अलंकरण था स्थापत्य में, जो अलंकरण था वो अलंकरण बढ़ गया बहुत ज्यादा। साथ ही संगमरमर का जो प्रयोग शुरू हुआ था, उस संगमरमर का सर्वोत्तम सबसे बेहतरीन यदि प्रयोग कहीं पर दिखाई देता है तो वो शाहजहां के काल में ही दिखाई देता है। इसका बढ़िया उदाहरण है ताजमहल। ठीक, सभी को पता होगा जो 7 आश्चर्यों में भी आता है हमारा ताजमहल, और सबसे अच्छे से प्रयोग किया गया है संगमरमर का, वो ताजमहल में ही किया गया है। ये कुछ कारण थे, ये कुछ विशेषताएं थी जिस कारण से शाहजहां के काल को स्थापत्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। आगे फिर औरंगजेब का काल आता है, क्योंकि यहां भी वही राजनीतिक टकराव, राजस्व संकट की स्थिति। पीछे जो स्थापत्य में एक कारण यह भी था, स्थापत्य में बहुत ज्यादा राजस्व का प्रयोग कर दिया गया था शाहजहां के द्वारा। तो जो आगे भविष्य के जो शासक हुआ जैसे औरंगजेब, यहाँ राजस्व संकट की स्थिति थी। अब राजस्व था ही नहीं, निर्माण कार्य के लिए पैसा तो चाहिए होता है, और राजस्व संकट की स्थिति थी, इसीलिए निर्माण कार्य भी कम हुआ। अब निर्माण कार्य कम हुआ तो इसके समय का जो निर्माण है वह भी आपको दिखाई देगा राजस्व संकट के कारण कैसा। बीवी का मकबरा जैसे आप देखोगे तो बोलते हैं ना, जैसे ताजमहल को अगर लकवा हो जाए, ताजमहल को अगर लकवा हो जाए तो आपको बीवी का मकबरा आपको दिखाई देगा। ठीक, गूगल करना और बीवी का मकबरा डाल के देखना, जैसे कुपोषित ताजमहल है सेम वही, और दिख जाएगा हाँ भाई राजस्व की कमी थी, इस कारण जो स्थापत्य कार्य है वो उसी तरीके से दिखाई देगा। फिर यहाँ पर मोती मस्जिद जो बनवाई गई लाल किले में, दिल्ली के लाल किले में जो मोती मस्जिद का निर्माण हुआ है वो आपको बताना है किसके द्वारा हुआ है भाई, औरंगजेब के द्वारा ही बनवाई गई है। तो ये स्थापत्य के काल थे, स्थापत्य का कार्य था जो आपका बाबर से लेकर के हमने औरंगजेब के समय तक देखा कैसे चला है, प्रक्रिया क्या है, पूरी एक क्रोनोलॉजी में समझ ली हमने। ठीक है, अब अगर सल्तनत और मुगल स्थापत्य में अंतर आपसे पूछ दिया जाए तो इजीली समझा लोगे। अब यार जैसे सल्तनत में बताओगे कि कोई योजनागत निर्माण नहीं होता था, और मुगल काल में प्रॉपर एक प्लानिंग करते हुए निर्माण कार्य किया जाता था। कोई भी आप मुगल काल का स्थापत्य देख लो, फिर देखो यहाँ जो गुम्मद है बहुत साधारण है, अलंकरण बढ़ जाएगा, बहुत इजीली आप समझा ले जाओगे। जैसे मस्जिदें हैं बहुत भव्य नहीं होती थी, लेकिन आगे मस्जिद बहुत भव्य दिखाई देंगी। हुमायूं टॉम्ब के पास जैसे मस्जिद आप देख लो, या कोई भी जामा मस्जिद का भी निर्माण हुआ, भव्यता दिखाई देती है। चारबाग और पित्रादुरा शैली का शुरुआत हुई थी, और चारबाग शैली का अभाव दिखाई देता है सल्तनत काल में, लेकिन ये दोनों ही आपको, चारबाग शैली भी और पित्रादुरा शैली भी आपको दिखाई देती हैं। फिर संगमरमर का बहुत सीमित मात्रा में प्रयोग होता था, शुरू ही हुआ था संगमरमर का प्रयोग होना, और यहाँ तो बढ़िया से अच्छे से प्रयोग किया गया है। और संगमरमर का प्रयोग का सबसे सर्वोत्कृष्ट उदाहरण अगर कोई दिखता है तो वो है ताजमहल। फिर भारतीय स्थापत्य का जो दिल्ली सल्तनत है काल में, या इंडो इस्लामिक शुरुआती दौर में आपको भारतीय स्थापत्य का प्रभाव ज्यादा दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही मुगल काल में आओगे तो वहां समन्वित कल्चर यानी संस्कृति यानी कि कंपोजिट कल्चर के साथ में पूरा निर्माण कार्य दिखाई देता है मुगल काल में। ठीक है, तो यहाँ कंपोजिट कल्चर के साथ में जो भी स्थापत्य है वो दिखाई देगा। क्लियर, समझ में आ गया? अब मध्यकाल की जो वास्तुकला है, चाहे वो सल्तनत काल से आए, चाहे प्रांतीय शासकों से आए, चाहे मुगल काल से आए, अब एटलीस्ट आप इस स्थिति में आ गए होगे ना कि लिखने के, अब कोई लिखने को बोलेगा ऐसा नहीं कि आपके पास कंटेंट के लेवल पे आप ब्लैंक हो जाओगे, एकदम नहीं होगे ना, कम से कम बेसिकली आप क्या है ना कि क्रोनोलॉजी में सेट करते हुए एक कॉमन सेंस अप्रोच के साथ में ये पॉइंट्स अगर आपके पास रहेंगे तो आप आंसर तक पहुंच जाओगे, लिख लोगे। फिर आपको प्रेजेंटेशन पर, जैसे मेहराब बताए गए ना तो मेहराब बनाना है, अब जो गुम्मद बताया गया ना तो गुम्मद वहां पर बनाना है, आपको दिखना चाहिए जब आंसर लिखो। ठीक है, अब जैसे जो फिगर जहां पर संभावनाएं हो रही है बनने की वहां फिगर जरूर बनाया करो। फिर आते हैं आधुनिक वास्तुकला की विशेषता पर। देखो भैया आधुनिक वास्तुकला पर आते हैं, यानी कि मॉडर्न समय का जो आर्किटेक्चर था वो कैसे विकसित हुआ। जब मुगल काल
कमजोर पड़ता है, मुगल शासक कमजोर पड़ते हैं, शासन व्यवस्था सेंट्रलाइज से डिसेंट्रलाइज धीरे धीरे होती जाएगी और कमजोर होते जाएंगे, तो अब आगे एंट्री किसकी हो रही है? यूरोपीय शक्तियों की हो रही है। अब यूरोपीय शक्तियों की जब एंट्री होगी तो जो स्थापत्य कार्य किया जाएगा वहां भी प्रभाव किसका दिखाई देगा? यूरोपीय प्रभाव दिखाई देगा। बोले अब इसमें देखो सर्वप्रथम एंट्री किसकी होती है? यूरोपियन में भी सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, तो सर्वप्रथम जो निर्माण होगा वो किसके द्वारा कराया जाएगा? पुर्तगालियों के द्वारा कराया जाएगा। यहां भी समझना है हमें, स्वतंत्रता के पूर्व में देखना है तो पुर्तगालियों के द्वारा, फिर फ्रांसीसियों के द्वारा। लेकिन बेचारे ये रहे ही बहुत सीमित समय के लिए, केवल व्यापार करने के दृष्टिकोण से आए, व्यापार करके ही निकल गए, या इनका प्रभाव नहीं दिखाई देता है भारत की राजनीति में। राजनीतिक महत्वाकांक्षा जगी तो, लेकिन अंततः जीत किसकी हुई? विजय हुई अंग्रेजों की। तो इसीलिए जो स्थापत्य कार्य है वो ज्यादातर किसके द्वारा किया जाएगा? अंग्रेजों के द्वारा किया जाएगा। तो ज्यादा अच्छे से जब आधुनिक वास्तुकला के बारे में जब लिखोगे कभी भी, तो अपने उत्तर में ज्यादा जगह किसको देनी है? इस अंग्रेजी स्थापत्य कला को देनी है। ठीक है, अब देखो पुर्तगालियों के द्वारा जो शुरुआती निर्माण कार्य कराया जाएगा उसमें ईंटों का प्रयोग ज्यादा किया जाएगा, यानी कि ईंट आदि से निर्मित जो संरचनाएं हैं वो ज्यादा दिखाई देंगी, और ये प्रमुख विशेषता होती है आइबेरियन शैली की। तो जो पुर्तगालियों के द्वारा जो स्थापत्य कार्य हुआ, जो आर्किटेक्ट का निर्माण हुआ, वो आइबेरियन शैली में हुआ। ठीक है, समझना ध्यान से। और आइबेरियन शैली में भी यदि देखो सीधी सी बात है, जब इंडो इस्लामिक स्थापत्य देखा तो इंडो इस्लामिक स्थापत्य में शुरुआती दौर में उन्होंने इस्लाम धर्म को स्थापित करने की कोशिश की। तो ये पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज ये ईसाई धर्म से संबंधित थे। तो ईसाई धर्म को स्थापित करने के लिए ये भैया निर्माण किसका करेंगे? बोले ये शुरुआती दौर में निर्माण करेंगे चर्च आदि का। तो चर्च आदि की निर्माण, चर्च का निर्माण जो किया जाएगा वो पुर्तगालियों के द्वारा सर्वप्रथम किया जाएगा। शैली कौन सी रहेगी? आइबेरियन शैली रहेगी। और उसमें आप उदाहरण जैसे सेंट फ्रांसिस की चर्च है, सेंट कैथेड्रल की चर्च है, ठीक है, ये कुछ उदाहरण होने चाहिए। ये पुर्तगालियों के द्वारा जो वास्तुकला का निर्माण हुआ, वास्तुकला का विकास हुआ, उसको हमने समझ लिया। फिर आगे फ्रांसीसियों पर बढ़ोगे तो फ्रांसीसियों के पास में बेहतर टाउन प्लानिंग तो थी, लेकिन टाउन प्लानिंग शुरू ही की थी इन्होंने। और इनका रहता क्या था? जैसे टाउन प्लानिंग में ये जो नगर या शहर का विकास करते थे, फ्रांसीसियों के लिए अलग व्यवस्था, आम जनता के लिए अलग तरीके से विकसित करते थे। ठीक है, ये फ्रांसीसियों की विशेषता थी। और इसका उदाहरण देखना है तो पुदुचेरी में, क्योंकि यह शक्ति जो है, यह जो विदेशी शक्ति है पुदुचेरी के क्षेत्र तक ही सिमट कर रह गई, तो इसीलिए इसका जो वास्तुकला का या स्थापत्य का निर्माण कार्य दिखाई देगा वो इसी क्षेत्र तक केवल दिखाई देगा। उसमें उदाहरण आपको देना है पुदुचेरी का। फिर आगे बढ़ेंगे अंग्रेजों के साथ में, क्योंकि अंग्रेजों के साथ में ये सारी शक्तियां टकरा रही थी और टकराने के बाद किनारे लगा दिया सबको। फिर अंग्रेज आएंगे। अब अंग्रेज अपनी शासन व्यवस्था को स्थापित करने के लिए यहाँ स्थापत्य कार्य भी करेंगे, क्योंकि स्थापत्य करने का उद्देश्य इनका यह भी था कि ये क्षेत्र जो है हमारे यहाँ जो इस ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े हुए लोग थे, जो ब्रिटिशर्स थे, इन्हें यह क्षेत्र अपना लगना चाहिए। अब इस क्षेत्र को अपना बनाने के लिए जो शैली है वो यूरोपीय शैली दिखाई देगी। यहाँ पर जो निर्माण कार्य है वो यूरोपीय शैली में ही दिखाई देगा। उसी में दो प्रमुख शैलियां यहाँ विकसित की गई। कौन सी दो प्रमुख? एक आपकी इंडो गॉथिक शैली। देखो गॉथिक शैली जो है यूरोपीय शैली है, और इंडो मतलब इंडियन, तो इंडियन और गॉथिक यूरोपियन दोनों का मिश्रण करते हुए जो शैली विकसित हुई वही इंडो गॉथिक शैली कहलाती है। अब गॉथिक शैली के ही कुछ जो तत्व हैं वो इस शैली में दिखाई देंगे, जैसे बड़ी बड़ी इमारतें बनेंगी, जो मेहराब है ये नुकेले होंगे। समझो यहाँ पर जो मेहराब सामान्यतः पहले इंडो इस्लामिक में कैसे बनते थे? इस तरीके से, लेकिन यहाँ जो मेहराब बनेंगे, देखना यहाँ पर, यहाँ जो मेहराब बनेंगे ये नुकीले बनेंगे। ठीक है, इस तरीके से मेहराब बनेंगे। तो ये आपको इंडो गोथिक शैली में ये मेहराबों की संरचना दिखाई देती है। और यहाँ जो दीवारें थी, दीवारों पर बड़ी बड़ी खिड़कियां लगाई जाएंगी। पहले क्या होता था? दीवारों पर जाली का काम होता था। ठीक, डिफरेंट करते हुए, डिफरेंस पीछे तुलना करते हुए समझते चलोगे तो यहाँ की जो विशेषताएं है ना, कैसे ये इंडो गोथिक शैली अलग होती है इंडो इस्लामिक शैली से। मान लो इन्हीं में अंतर पूछ दिया जाए तो यहाँ जो दीवारों पर जाली नहीं, यहाँ पर दीवारों पर विशाल खिड़कियां लगाई जाती थी और स्टील और लोहे का प्रयोग यहाँ पर किया जाने लगा। तो ये इंडो जो गोथिक शैली है, इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं रही हैं और इसके उदाहरण आपके दिमाग में होने चाहिए। गेटवे ऑफ इंडिया है, विक्टोरिया मेमोरियल है, ये कुछ इसके प्रमुख उदाहरण है जो इंडो गोथिक शैली में ब्रिटिशर्स के द्वारा जिसका विकास किया गया है। फिर दूसरी शैली कौन सी थी? नव रोमन शैली। अब नव रोमन शैली के प्रमुख गुण क्या क्या थे? जैसे यहाँ पर चक्राकार भवन दिखाई देगा, ऊपर उठा हुआ गुम्मद भी यहाँ पर, जब यहाँ कोई भी स्थापना, कोई भवन का निर्माण किया जाता था, कोई भी इमारत बनाई जाती थी, तो वहां ऊपर उठा हुआ गुम्मद जरूर दिखाई देगा। ये कहीं दिखाई देता है? बोले दो हमें बहुत ही जो प्रचलित जो निर्माण कार्य है वो दिखाई देता है, जैसे राष्ट्रपति भवन है और सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रपति भवन, यहां आपको ऊपर उठा हुआ गुम्मद, चक्राकार भवन भी दिखाई देगा। तो ये नव रोमन शैली में इनका विकास हुआ है। किसका? सर्वोच्च न्यायालय की चाहे बिल्डिंग हो, चाहे आपकी राष्ट्रपति भवन की बिल्डिंग हो। यहाँ लुटियन प्रभाव भी देखने को मिलता है, या बेकर प्रभाव या लुटियन प्रभाव ज्यादा दिखाई देता है। तो ये यूरोपीय जो आपको देखना है, यूरोपीय स्थापत्य के बारे में अंग्रेजों के द्वारा जो दो शैली प्रमुख रूप से विकसित हुई, या दो शैलियों में जो स्थापत्य निर्माण कार्य हुआ वो समझना है। कौन कौन सा? पहला इंडो गॉथिक शैली, दूसरी नव रोमन शैली। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, आधुनिक काल में आते हैं।
अब जब आजादी मिल जाती है, आजादी के बाद में पुनरुत्थानवादी, रिवाइवल जो बोलते हैं, या आधुनिकवादी, दोनों शैलियां मिलाकर सामान्यता देखो यहाँ पर लॉरी बेकर की वास्तुकला। लॉरी बेकर कौन थे? लॉरी बेकर वैसे तो ब्रिटिश से आते थे, लेकिन यहाँ जब भारत आए, भारत में स्थापत्य कला से जुड़े, फिर ये भारत के होकर ही रह गए, भारत की राष्ट्रीयता प्राप्त की और केरल में ही इनका देखो देहांत होता है। सामान्यतः जितनी केरल में आपको इमारतें या वास्तु निर्माण दिखाई देगा ना, वो लॉरी बेकर के द्वारा ही किया जाता है। तो शुरुआती जो स्वतंत्रता के पश्चात जो शुरुआती निर्माण कार्य हुआ, वो लॉरी बेकर की वास्तुकला से प्रभावित होकर हुआ। अब इसमें लॉरी बेकर का कहना था जो स्थानीय सामग्री है इसका ही प्रयोग करके निर्माण कार्य किया जाए तो ज्यादा बेहतर होता है और ज्यादा पारंगतता या ज्यादा आपको उत्कृष्टता दिखाई देती है उस निर्माण में, उस स्थापत्य में। ठीक है, तो ये लॉरी बेकर की ही वास्तुकला का प्रभाव दिखाई देता है स्वतंत्रता के पश्चात। तो आधुनिक काल की जब वास्तुकला पर लिखोगे तो यूरोपीय में आपको क्रोनोलॉजी में लिखना है शट करते हुए, फिर आपको आधुनिक काल की वास्तुकला के बारे में लिखना है। अब आर्किटेक्चर वाला जो पार्ट था वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, यानी कि आर्किटेक्चर में अब आपको समस्या नहीं आएगी। हड़प्पा से लेकर के आधुनिक काल तक अगर आर्किटेक्चर से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इजिली आप उसको टैकल कर ले जाओगे, बिल्कुल समस्या नहीं आने वाली है। ठीक है, तो मूर्तिकला वाला इसी में देख लिया जाए कि अगली अगली सीरीज से इसको किया जाए, या देख लेते हैं कुछ मूर्तिकला के बारे में। चलो अगली में ही करते हैं ना, छोटे छोटे वीडियो रखते हैं तो देखने में मजा आएगा आपको, और जल्दी जल्दी टॉपिक कंप्लीट होगा और डेली कोशिश करेंगे इसको, डेली वाइज पर करेंगे, है ना। और आपको बताना है कि भाई आर्किटेक्चर वाला जो पार्ट था, वास्तुकला वाला था, उस पर अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं कि नहीं हुए हैं, है ना, चीजें अब इजिली समझ में आ रही नहीं आ रही हैं। और 5 और 6 को लेकर के जो बताया गया था, जल्दी ही उसको 1-2 दिन में शुरू कर देंगे, कि 5 और 6 पर भी देखो बहुत सारे साथी हैं जो मैसेज कर रहे हैं कि उन्हें लिखना है और लिखकर चेक करानी है कॉपी, तो उनको भी, उनके लिए भी 2 प्रश्न डेली के हिसाब से शुरू कर दिया जाएगा, वो अपने लिखें, और वीडियोस भी दिए जाएंगे, जो वीडियोस पहले रिकॉर्ड किए गए थे वही वीडियो के बेस पर आपके पास एक टारगेट सेट रहेगा, आप उस वीडियो को देखो, उसके बाद वीडियो देखने के बाद में आप क्या करो, फिर आपके पास 24 घंटे रहेंगे, 24 घंटे में 2 प्रश्न लिखने, उत्तर जमा कर देने, अगले दिन वीडियो मिलेगा, अगले दिन 2 प्रश्न मिलेंगे, इस आधार पर अगले 20 से 22 दिनों में पेपर 5 कवर, और फिर अगले 20 से 22 दिनों में पेपर 6 कवर। ठीक है, वहां भी आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, और इधर साइड में तो हम कर ही रहे हैं पेपर 1 to 4। ठीक, चलो फिर यही वीडियो खत्म करते हैं, और आप लोग बताना भाई इसको आर्किटेक्चर वाले पार्ट को कंप्लीट किया है, मजा आया या नहीं आया।